दोस्तों, हमारी पृथ्वी का लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं और जीवन की उत्पत्ति शुरुआती पहला बिलियन सालों में ही हो गया था। अभी तक सिर्फ हमें यही पता है कि हमारी धरती ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां इंसानों के रूप में इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करता है। पर इसके ऑपोजिट हमारा ब्रह्मांड, जो कि 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है और करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, वहाँ अभी तक हमें जीवन की कोई सबूत नहीं मिला है, जो कि काफी अजीब लगता है। रिसेंटली अगर बाहर की दुनिया से हमें कोई मैसेज आता है, उसे किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, उसके लिए 35 ईयर्स में पहली बार पॉलिसी एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट के एक टीम ने बाहरी दुनिया से अचानक आए हुए मैसेज की जवाब देने के लिए एकजुट हुए एलियन कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल बनाने के लिए। इससे पहले 1989 में एलियन कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये अभी काफी पुराना हो चुका है। अकॉर्डिंग टू जॉन एलियट, जो कि कोऑर्डिनेटर है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज की द्वारा न्यूली एस्टेब्लिश की गई सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट डिटेक्शन हब की, ये क्रॉस डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करेगा नया एलियन कॉन्टैक्ट प्रोटोकॉल। ये न्यू रिसर्च ग्रुप ये सोचने की बजाय कि पोटेंशियल एलियन इनकाउंटर में ह्यूमैनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी बजाय किस तरह से उन लोगों को रिस्पॉन्ड किया जाए उसके ऊपर जोर देगा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम में वाकई जीवन है। अगर लाइफ ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम या दूसरे प्लैनेट में है तो आज तक वो हम लोगों के साथ कांटेक्ट क्यों नहीं किया, या हम लोगों के धरती पे क्यों नहीं आए और हम लोग भी कांटेक्ट करने में असफल क्यों रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने ऐसे ग्रहों की पहचान करना शुरू किया जहाँ जीवन की पनपने के लिए सभी जरूरी परिस्थितियाँ मौजूद है और जहाँ किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। इसी खोज में हमें हमारे सोलर सिस्टम से करीब 40 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक ऐसे रेड ड्वार्फ स्टार सिस्टम का पता चला जहां कुछ ऐसे ग्रह मौजूद हो सकते हैं जहां जीवन पनप रहा हो। खोज के दौरान साइंटिस्टों को इस रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहे कुल 7 प्लैनेट का पता चला, जिनमें से 3 प्लैनेट हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। हैबिटेबल जोन में मौजूद ये ग्रह रॉकी वर्ल्ड्स हैं, जहां हमारे धरती से भी ज्यादा पानी, एक्टिव एटमॉस्फेयर और शायद किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। रेड ड्वार्फ स्टार्स हमारे सूरज के कंपैरिजन में कई ट्रिलियन सालों तक जिंदा रहते हैं, जिस दौरान ये अपने एक्सोप्लैनेट्स तक अपनी रोशनी और एनर्जी पहुंचाते रहते हैं। ऐसे में इन तारों का चक्कर लगा रहे एक्सोप्लैनेट्स पर किसी प्रकार के लाइफ को इवॉल्व होने के लिए काफी ज्यादा समय मिल जाता है और इसी वजह से इन रेड ड्वार्फ स्टार्स को किसी प्रकार के लाइफ होस्टिंग एक्सोप्लैनेट्स के लिए सबसे चुनिंदा जगहों में से एक माना जाता है। ऐसे ही एक रेड ड्वार्फ स्टार है ट्रैपिस्ट-1, जो कि हमारी धरती से करीब 40 लाइट ईयर्स दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस स्टार की खोज 1999 में खगोलविद जॉन गिजेस और उनके कॉलीग ने की थी। उस समय इसे 2MASS J230 6292 0502285 नाम दिया गया था। ये तारा असल में एक अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार है, जो कि हमारी सूरज की कंपैरिजन में काफी छोटा और कम चमकीला स्टार है। पर साइंटिस्टों का मानना है कि ये हमारे सूरज से कहीं ज्यादा ओल्ड स्टार है, जिसकी अनुमानित एज 5 से 8 बिलियन साल हो सकती है। इसका आकार हमारे सोलर सिस्टम के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर से थोड़ी ही ज्यादा है, पर इसका मास करीब 80 जुपिटर प्लैनेट जितना है। मई 2016 में साइंटिस्टों की एक टीम ने ट्रांसिएंस प्लैनेट्स एंड प्लैनेटेसिमल्स स्मॉल टेलीस्कोप यानी ट्रैपिस्ट का इस्तेमाल करते हुए इसका चक्कर लगा रहे 3 रॉकी प्लैनेट्स की खोज की, जिसके बाद इस स्टार सिस्टम को ट्रैपिस्ट-1 नाम दिया गया। फरवरी 2017 में साइंटिस्टों ने नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और कुछ ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स के इस्तेमाल करते हुए इस स्टार सिस्टम का चक्कर लगा रहे 7 प्लैनेट की खोज की। ये पहली बार था जब साइंटिस्टों को धरती से परे किसी दूसरे सोलर सिस्टम में इतनी ज्यादा प्लैनेट मिले हो। पर इस खोज की सबसे खास बात ये थी कि इन 7 प्लैनेट में से 3 प्लैनेट इस तारे के हैबिटेबल जोन में इसका चक्कर लगाते हैं। किसी तारे का हैबिटेबल जोन उस तारे का एक खास जोन होता है जहां ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा ठंड, जिसकी वजह से इस जोन में मौजूद प्लैनेट में पानी अपने लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, जो कि जीवन की पनपने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट माना जाता है। ऐसे में इन प्लैनेट पर एक हार्ड सरफेस, लिक्विड वाटर, एक्टिव एटमॉस्फेयर और शायद जीवन भी मौजूद हो सकता है। ट्रैपिस्ट-3 इस एक्सोप्लैनेट का स्टडी में सामने आया कि इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारे पृथ्वी ग्रह की मास के केवल 30% और इसका आकार हमारे पृथ्वी ग्रह के आकार का 80% है। ये अपने तारे से केवल 0.022 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है, जो कि हमारे सूरज और पृथ्वी की दूरी के मात्र 2% ही है। ऐसे में इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में केवल 4 दिन का समय लगता है, यानी कि इस एक्सोप्लैनेट पर एक साल केवल 4 दिनों का ही होता है। साइंटिस्टों का मानना है कि इस
प्लैनेट का करीब 5% मास लिक्विड वाटर के विशाल ओशियंस के रूप में मौजूद हो सकता है, जिसका वॉल्यूम हमारे धरती के महासागरों में मौजूद वाटर से भी सैकड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। इन महासागरों में जीवन की पनपने की विशाल पॉसिबिलिटीज मौजूद है। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेके -18 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, जो कि किसी प्रकार के लाइफ के इवॉल्व होने के लिए एक अनुकूल तापमान माना जाता है। ट्रैपिस्ट ई इसका स्टडी में सामने आया कि इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारे पृथ्वी के मास के करीब 78% और इसका आकार हमारे पृथ्वी का करीब 91% है। यानी कि ये मास और आकार में हमारे पृथ्वी से काफी मिलता जुलता एक्सोप्लैनेट है। ये अपने तारे से केवल 0.029 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है, जो कि हमारी सूरज और पृथ्वी की दूरी की मात्र 3% है। इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में 6 दिन का समय लगता है, यानी कि इस ग्रह पर एक साल केवल 6 दिनों का ही होता है। ट्रैपिस्ट इफ इसका स्टडी में सामने आया कि इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारे पृथ्वी ग्रह के मास के करीब 70% और इसका आकार हमारे पृथ्वी के आकार के बराबर है। इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में 9 दिन का समय लगता है, यानी कि इसका एक साल 9 दिन का होता है। साइंटिस्टों के अनुसार इस एक्सोप्लैनेट के मास का कुल 20% हिस्सा वाटर है, जो कि सॉलिड आइस और वाटर वेपर्स के रूप में इस एक्सोप्लैनेट पर मौजूद हो सकता है। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसका कारण है इसका बेहद ही डेंस और थिक एटमॉस्फेयर। ये 3 प्लैनेट अपने रेड ड्वार्फ तारे से नजदीक मौजूद होने के कारण ये दूसरे ट्रैपिस्ट-1 ग्रहों की तरह ही अपने तारे से टाइडली लॉक्ड हो सकता है, यानी कि इसका एक साइड हमेशा अपने तारे की ओर तो दूसरा साइड हमेशा अपने तारे की ऑपोजिट साइड में रहता है। ऐसे में एक साइड में पानी वेपर बनकर उड़ जाता है तो एक साइड में यह सॉलिड आइस बन जाता है, पर इन दोनों के बीच एक सिल्वर लाइन मौजूद हो सकता है जहां पानी अपने लिक्विड फॉर्म में बना रह सकता है, जिसकी वजह से इस रीजन में जीवन फल फूल सकता है। ऐसे में साइंटिस्टों की उम्मीद है कि इन 3 एक्सोप्लैनेट में से किसी न किसी एक्सोप्लैनेट पर जीवन मौजूद हो या फल फूल रहा हो। 2021 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है, जो कि इन एक्सोप्लैनेट्स के ऊपर स्टडी करेगा और बाकी जो सच्चाई है हम लोगों का सामने लेके आएगा। तो चलिए अभी देखते हैं, अगर एलियंस है तो वो आज तक पृथ्वी पर क्यों नहीं आए? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमारी इस आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे में हम लोगों से केवल कुछ लाख सालों पहले ही एग्जिस्टेंस में आई होगी, तो प्रेजेंट में वो टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, जो कि डायसन स्फीयर जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण और साथ ही ये वार्प ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे। चलिए पहले ब्रीफली टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन और साथ ही डायसन स्फीयर्स और वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी की क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन अपने ग्रह पर मौजूद सारी एनर्जी को एक्सेस और हार्नेस करने में सक्षम होगा। वर्तमान समय में हम इंसान इस स्केल में 0.73 पर है और हम आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन अपने तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी को हार्नेस करने और अपने पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। ये एडवांस स्पीसीज अपने तारे की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए डायसन स्फीयर और डायसन रिंग जैसे विशाल एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन अपनी पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल करने में सक्षम होगा। ये न सिर्फ अपने पूरे आकाशगंगा की एनर्जी को हार्नेस कर सकेंगे, साथ ही ये पूरे के पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने में भी सक्षम होंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन हम इंसानों के लिए किसी गॉड लाइक एंटिटी से कम नहीं होंगे। डायसन स्फीयर एक स्फेरिकल हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है, जो कि किसी स्टार से निकलने वाली पूरी एनर्जी को हार्नेस करने और स्टोर करने में सक्षम होगा। डायसन स्फीयर या तो एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर कई सारे छोटे छोटे सोलर पैनल्स और मिरर्स का कलेक्शन हो सकता है, जो कि आपस में जुड़े हुए होंगे। वार्प ड्राइव, अगर हम एक स्टार शिप के आगे मौजूद स्पेस को कंप्रेस और उसी स्पीड से उसके पीछे मौजूद स्पेस को एक्सपेंड करें, तो हम बिना खास एफर्ट डाले ही प्रकाश की गति से भी तेज गति हासिल कर सकते हैं। ऐसे में इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर दूसरे ग्रहों और सोलर सिस्टम को कॉलोनाइज करने में सक्षम हो चुके होंगे और केवल कुछ करोड़ साल में ये एडवांस सिविलाइजेशन पूरे के पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज और कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। पर अभी तक हमें हमारे आकाशगंगा में ऐसी किसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन का पता नहीं चला है। न अभी तक हमें उनका कोई मैसेज मिला है और न ही उनके द्वारा निर्माण किए गए किसी प्रोब या मेगा स्ट्रक्चर का पता चला है। ऐसे में एनरिको फर्मी का तर्क था कि हमारी ये विशाल आकाशगंगा, जो कि करीब 93 लाख लाइट ईयर्स तक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, यहाँ कई बिलियन स्टार्स मौजूद है और उनके चक्कर हमारे धरती की तरह ही कई ट्रिलियन प्लैनेट्स लगा रहे हैं। ऐसे में इनमें से किसी न किसी ग्रह पर जीवन जरूर पनपा होगा, पर हमारी धरती पर अभी तक कोई भी एलियन मैसेज या किसी प्रकार का एलियन स्पेसशिप नहीं पहुंचा है। ऐसे में फार्मी का सवाल था कि वेयर इज एवरीबॉडी?
आखिर सभी कहाँ है? इसे ही फार्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। समय के साथ कई महान साइंटिस्टों ने फार्मी के इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई हाइपोथेसिस दिए। मुख्य रूप से ये हाइपोथेसिस हमारे ब्रह्मांड में लाइफ को इवॉल्व होने से और इंटेलिजेंट लाइफ को इस विशाल ब्रह्मांड में फैलने से रोकते हैं। ऐसे में आज हम ऐसे ही कुछ मजेदार और रोचक हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। बर्सर्कर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में धरती से परे कई ग्रहों पर जीवन पनपा था, पर सेल्फ रेप्लिकेटिंग किलर रोबोट्स ने इन एडवांस स्पीसीज का खात्मा कर दिया। इसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उम्र को देखते हुए हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में ही कई सैकड़ों ग्रहों पर इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व हुए होंगे। पर हो सकता है एक काफी इंटेलिजेंट सभ्यता ने अपने काम के लिए एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट का निर्माण किया हो, पर समय के साथ ये रोबोट इनके कंट्रोल से बाहर हो गया हो और इन्होंने इस प्रजाति का अंत कर दिया हो, और तभी से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग किलर रोबोट्स पूरे आकाशगंगा में फैल गए हो, जहां वो एक एक कर हर ग्रह पर मौजूद जीवन का सफाया कर रहे हो, और जिसकी वजह से कोई भी लाइफ फॉर्म इंटेलिजेंट लाइफ बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। धरती पर भी मौजूद कई वैज्ञानिक भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट का इंसानों के लिए खतरा बनने का संभावना जता चुके हैं। ऐसे में हो सकता है किसी बेहद ही हाईली एडवांस सभ्यता के साथ ऐसा हो भी चुका हो, जिसकी वजह से दूसरे लाइफ फॉर्म्स का भी अंत हो गया होगा। प्लानेटेरियम हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हम इंसान मैट्रिक्स फिल्म में दिखाए गए सिमुलेशन की तरह ही एक तरह के विशाल सिमुलेशन में मौजूद है, जिसे एक बेहद ही एडवांस एलियन स्पीसीज रन कर रही है, जिसकी वजह से हम किसी दूसरे एलियंस को अभी तक नहीं देख पाए। इसके अनुसार हम इंसान से भी पहले कई एडवांस एलियन स्पीसीज मौजूद है, जो कि इतने एडवांस हो चुके हैं कि ये हमारे यूनिवर्स के फिजिकल थियरीज को भी बदलने में सक्षम है, और हम इंसान मैट्रिक्स फिल्म में दिखाई जाने वाली कंप्यूटर सिमुलेशन जैसे ही किसी सिमुलेशन में मौजूद है, जिसे एक बेहद ही हाईली एडवांस स्पीसीज रन कर रही है। इस सिमुलेशन के जरिए ये एडवांस एलियन सभ्यता किसी दूसरे स्पीसीज को बेहद ही एडवांस बनने और उसे दूसरे एलियन स्पीसीज से कांटेक्ट करने से रोकती है, ताकि भविष्य में जाकर वो उनके लिए कोई खतरा ना बने। अपने इस सिमुलेशन में वो अपने फिजिक्स मॉडल और दूसरे मॉडल्स के जरिए उस सभ्यता के टेक्निकल और स्पेस एडवांसमेंट को काफी स्लो और लिमिट कर देती है। फर्स्ट वन हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लाइफ बेहद ही कॉमन है, पर हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट लाइफ बेहद ही रेयर, और हम इंसान इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले पहले इंटेलिजेंट स्पीसीज है। इसके अनुसार हम इंसान हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले पहले इंटेलिजेंट स्पीसीज है, और हम इंसानों से पहले हमारे ब्रह्मांड में कोई इंटेलिजेंट लाइफ ही इवॉल्व नहीं हुआ था। हम इंसानों को धरती पर इवॉल्व हुए केवल कुछ लाख साल ही हुआ है। ऐसे में हमारे ब्रह्मांड के जन्म के 13 बिलियन सालों तक हमारे यूनिवर्स में किसी भी प्रकार का इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व नहीं हुआ था। हमारे ब्रह्मांड की उम्र के कंपेयर में ये काफी लंबा समय है, और इसे ही ग्रेट साइलेंस भी कहा जाता है। यानी कि हम इंसान इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद एक लौती इंटेलिजेंट स्पीसीज है। ऐसे में हम इंसानों के पास इस विशाल ब्रह्मांड में इंटेलिजेंट लाइफ को फैलाने और दूसरे प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम और उनके बाद दूसरे गैलेक्सीज को भी कॉलोनाइज करने का एक बेहद ही सुनहरा मौका मौजूद है। हो सकता है कि उस समय तक कोई और इंटेलिजेंट स्पीसीज भी अस्तित्व में आ जाए। आपका इस हाइपोथेसिस के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। So thank you for watching this video.